एक नदी है जो शायद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी है। एक राज्य है जिसके तट पर अनगिनत जनजातियां सदियों से पल रही है, और एक सफर है जो बर्फ से शुरू होकर इंसानियत की गर्मी तक पहुंचता है। इस नदी का रास्ता लंबा है, बहुत लंबा, लेकिन ये कभी नहीं थकती। हर साल अपने साथ लाती है बाढ़। कभी कभी जीवन अस्त व्यस्त कर देती है, पर यही बाढ़ कई नेशनल पार्कों के लिए जीवनदायिनी भी बन जाती है। ये नदी अपने साथ केवल पानी नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, आस्था और जैव विविधता की पूरी धरोहर लेकर बहती है। अगर आप इस थंबनेल को देखकर यहाँ तक आए हैं तो अब देर कैसी। स्वागत है आपका इनर कॉल में। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है जीवन भी, विनाश भी, और एक ऐसी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की धड़कन में बहती एक जीवंत नस है। यह नदी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। वहां से यह हिमालय को चीरती हुई भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के बीहड़ पहाड़ों से होती हुई असम के उपजाऊ मैदानों को जीवन देती है और अंततः बांग्लादेश में जमुना नाम धारण कर गंगा और मेघना से मिलती है। यह त्रिवेणी संगम विश्व के सबसे बड़े और उपजाऊ डेल्टा क्षेत्रों में से एक बनाता है, जो अंत में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाता है। लगभग 3800 किलोमीटर लंबी यह नदी तिब्बत, चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश से होकर बहती है और 11 करोड़ से अधिक लोगों को पानी, खेती, मछली पालन, परिवहन और आध्यात्मिक जीवन के लिए आश्रय देती है। भौगोलिक दृष्टि से ब्रह्मपुत्र पृथ्वी की सबसे जीवंत नदियों में से एक है। तिब्बती पठार पर पूर्व की ओर बहने के बाद यह ग्रेट बेंड के पास नामाचा बरवा के निकट गहरे खड्डों के बीच भारत में उतरती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दियांग कहा जाता है और सादिया के पास लोहित और दिबांग नदियों के संगम के बाद यह ब्रह्मपुत्र नाम लेती है। असम में यह एक विशाल घाटी बनाती है जो सभ्यता और संघर्ष दोनों का पालना रही है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही यह जमुना कहलाती है और दक्षिण की ओर गंगा, पद्मा और फिर मेघना से मिलती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां अत्यधिक वर्षा, भीषण कटाव और विश्व के सबसे तीव्र जल प्रवाह पाए जाते हैं। यह नदी करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वोत्तर का धान का कटोरा कहा जाता है, जहां धान, जूट, सरसों और सब्जियों की भरपूर खेती होती है। मौसमी बाढ़ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, जबकि सिंचाई परियोजनाएं सूखे महीनों में खेतों को पानी देती है। मछली पालन भी प्रमुख जीविका है, खासकर रोहू, कतला और चिंगड़ी जैसे मीठे पानी की मछलियों से। बांग्लादेश में पाई जाने वाली प्रसिद्ध हिल्सा मछली स्थानीय भोजन और बाजार की मांग पूरी करती है। यह नदी आंतरिक नौवहन का भी एक प्रमुख मार्ग है। भारत में इसे नेशनल वाटरवे 2 घोषित किया गया है, जिससे व्यापार और संपर्क को बल मिला है। बांग्लादेश के चिलमारी और अरिचा जैसे बंदरगाह क्षेत्रीय व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की ढलानों पर इसके जल प्रपातों की गति से अपार जल विद्युत क्षमता भी उत्पन्न होती है। यद्यपि बड़े बांधों को लेकर पारिस्थितिकी और भू राजनीति में विवाद बना हुआ है। इतिहास में भी ब्रह्मपुत्र क्षेत्रीय पहचान और राजनीति का केंद्र रही है। प्राचीन काल में इसने कामरूप साम्राज्य को पोषित किया, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर, आज का गुवाहाटी, धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र बनी। अहोम वंश, जिसने 6 सदियों तक असम पर शासन किया, इसी नदी के किनारे अपने राज्य का विस्तार करता गया। 1671 में सरायघाट युद्ध के दौरान अहोम सेनापति लाचित बरफुकन ने इसी नदी में जल युद्ध की रणनीति से मुगलों को हराया। चुटिया, कोच और अन्य राजवंश भी इस नदी के किनारे फले फूले। तिब्बत में यह नदी यारलुंग घाटी से होकर बहती है, जिसे तिब्बती सभ्यता का पालना माना जाता है। इस तरह ब्रह्मा के पुत्र की पौराणिक कथा से लेकर वास्तविक ऐतिहासिक युद्धों तक ब्रह्मपुत्र ने सभ्यताओं की दिशा तय की है। सांस्कृतिक रूप से ब्रह्मपुत्र अपने लोगों की कल्पना में एक पूज्य स्थान रखती है। भारत की अधिकांश नदियां देवी मानी जाती हैं, परंतु ब्रह्मपुत्र को एकमात्र पौरुष रिवर डेटी माना जाता है, यानी वह एक पुरुष नदी देवता है। पौराणिक कथा अनुसार यह ब्रह्मा के पुत्र है, जो पापों का प्रायश्चित करने धरती पर उतरते हैं। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के पास इस नदी का रंग अंबुबाची मेला के दौरान लाल हो जाता है, जो दिव्य स्त्रीत्व और सृजन शक्ति का प्रतीक है। वहीं गुवाहाटी में ही उमानंद मंदिर, जो मयूर द्वीप पर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है और यह विश्व के सबसे छोटे आबाद नदी द्वीपों में से एक है। असमिया साहित्य और लोक संगीत में इसे स्नेह से बोरलुइत कहा गया है। भूपेन हजारिका जैसे कवियों और गायक कलाकारों ने इसे प्रेरणा का स्रोत माना है, जो कभी पालनहार है तो कभी विध्वंसक। इस नदी की लंबाई भर में अनेक पर्व, लोक कथाएं और
धार्मिक परंपराएं विकसित हुई है जो इसके भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाती है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अरुणाचल के बादलों से ढके जंगलों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव तक यह नदी असंख्य जीवन क्षेत्रों को पोषण देती है। इसके जल में गंगा डॉल्फिन, एक सींग वाला गैंडा, भारतीय हाथी और क्लाउडेड लेपर्ड जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। इसके बेसिन में काजीरंगा, मानस, दिब्रू सैखोवा और सुंदरबन जैसे अभयारण्य स्थित है। बाढ़ के दौरान झीलें, बील, घास के मैदान और नए बनने वाले द्वीप चार जीवन चक्र को बनाए रखते हैं। हर सर्दियों में बार हेडेड गूज, रूडी शेल्डक और इंडियन स्किमर जैसे प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र जितना समृद्ध है उतना ही नाजुक भी, जो जल के बहाव, तापमान और तलछट के संतुलन पर निर्भर करता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र केवल जीवन नहीं देती, ये विनाश की भी प्रतीक है। इसके बाढ़ की कहानियां कुख्यात है। अचानक, तीव्र और व्यापक मानसूनी बारिश इसके प्रवाह को इतना बढ़ा देती है कि खेत, घर और शहर सब डूब जाते हैं। इसके साथ आती है कटाव की मार, गांवों को निगल जाना, लोगों को बार बार विस्थापित करना। माजुली जैसे द्वीप, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप था, अब तेजी से सिकुड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मानसून की प्रकृति बदल रही है और समुद्री जलस्तर डेल्टा क्षेत्रों को खतरे में डाल रहा है। तलछट का बोझ नदी की धाराओं को जाम कर देता है और नदी की दिशा बदल जाती है। अगर इन सब पर समय रहते प्रबंधन नहीं किया गया तो यह नदी अपने आशीर्वाद को अभिशाप में बदल सकती है। भू राजनीतिक रूप से भी ब्रह्मपुत्र एक जटिल मुद्दा है। इसका उद्गम चीन में होने के कारण यह क्षेत्रीय तनाव का विषय बन चुका है। चीन ने यारलुंग त्सांगपो पर बांध बनाए हैं और भी परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिससे भारत और बांग्लादेश में पानी की उपलब्धता, संभावित मोड़ और डेटा साझा न करने को लेकर चिंताएं हैं। भारत ने भी अरुणाचल में कई जल विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है, जिससे बांग्लादेश को निचले प्रवाह में नुकसान की चिंता है। गंगा नदी की तरह कोई ठोस जल साझेदारी संधि ब्रह्मपुत्र के लिए मौजूद नहीं है। जलस्तर, नियंत्रण की आशंका और सीमाई क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व के कारण यह नदी एक संवेदनशील कूटनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दा बन चुकी है। जबकि बाढ़ पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और टिकाऊ विकास के लिए सहयोग जरूरी है, लेकिन बड़े राजनीतिक समीकरणों के कारण ऐसा सहयोग मुश्किल बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र के स्वास्थ्य को खतरे केवल बाढ़ और राजनीति से नहीं है। अनियंत्रित बालू खनन, शहरी कचरे का बहाव, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई और बाढ़ मैदानों में अतिक्रमण इस नदी की आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। हालांकि यह गंगा और यमुना की तुलना में अभी कम प्रदूषित है, पर संकेत स्पष्ट है, जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। कृषि रसायन पानी को जहरीला बना रहे हैं, निर्माण कार्य प्राकृतिक धाराओं को बाधित कर रहे हैं और जलकुंभी जैसी विदेशी प्रजातियां जल मार्गों को अवरुद्ध कर रही है। जब तक हम समग्र नदी बेसिन प्रबंधन नहीं अपनाते, तब तक यह नदी भी संकट में पड़ सकती है। निष्कर्षतः ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं, यह एक जीवित चेतना है, एक दिव्य धारा जो सभ्यताओं, पारिस्थितिकी और संस्कृतियों को जोड़ती है। यह लाखों को जीवन देती है, पर बाढ़ में जाने भी लेती है। ये पूजनीय भी है और सामरिक भी, कमजोर भी है और शक्तिशाली भी। जैसे जैसे एशिया की जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन गहराता जा रहा है और जैसे जैसे सीमाई देशों के बीच तनाव बढ़ता है, ब्रह्मपुत्र के संरक्षण और सम्मान की आवश्यकता और भी ज्यादा हो गई है। इसे केवल जल स्रोत की तरह नहीं, बल्कि एक सभ्यता की पालना और जैविक धरोहर के रूप में समझना होगा। तभी हम इस महान नदी को न्यायपूर्ण और सतत प्रवाह के रूप में बचा पाएंगे। ब्रह्मपुत्र का भविष्य केवल जल प्रबंधन का विषय नहीं, यह हमारे अस्तित्व और सहअस्तित्व की परीक्षा है।